नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 19वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अवबोध निवेशस्य अर्थो अस्ति, यानी कि अवबोध निवेश, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, क्रैशन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि बच्चे का जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज है, वो भी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह अर्जित किया जा सकता है। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे, जिसमें से एक कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, जिसे बोधगम्य निवेश बोलते हैं। इसी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने ये बताया था कि बच्चे को जब कोई भाषा अर्जित करानी है तो जो उस बच्चे का अभी संज्ञानात्मक स्तर है, मान लीजिए बच्चे का स्तर इतना है, तो उससे एक स्तर ऊपर कुछ बच्चे को बताना होगा, तभी वो कुछ नया चीज़ सीख सकता है। अगर मान लीजिए बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर आई है तो उसे I+1 स्तर बताना होगा, यानी बच्चे के स्तर से एक स्तर ऊपर बताने की बात की गई थी क्रैशन के द्वारा। यही विकल्प 1 में दिया गया। देखिए, सामग्री छात्र से वर्तमान योग्यता यानी कि बच्चे की वर्तमान स्तर, जो कि मान लीजिए बच्चे का इतना है, स्तरात स्तोकम उच्चतरा यानी एक स्तर ऊपर की बात की जा रही है। भवित्वया यानी उनको बताया जाए, यानी बच्चों के स्तर से, बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर से एक स्तर ऊपर बताने को ही हम लोग अवबोध निवेश या फिर बोधगम्य निवेश कहते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षण से अचेतन प्रक्रिया कथ्यते, यानी कि भाषा शिक्षण के समय अचेतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग भाषा अधिग्रहण कहते हैं, जिसे भाषा अर्जन के भी नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से आपका जन्म जब परिवार में हुआ था तो आपको कोई भी भाषा नहीं आता था, लेकिन आपकी मजबूरी थी कि आपको भी अपने विचारों को बोल करके अभिव्यक्त करना था। तो आपने क्या किया कि आपके माता पिता या फिर आपके परिवार के सदस्य के द्वारा जो कुछ भी भाषा बोली जा रही थी, हूबहू आपने उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया, और अनुकरण करते करते नेचुरल प्रोसेस में आप उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगे, यानी उन्हीं की तरह भाषा को बोलने लगे। इसमें कोई भी चेतन प्रक्रिया नहीं होती है। चेतन प्रक्रिया का मतलब होता है कि व्याकरण के नियमों के अंतर्गत भाषा को सीखना। यहां पर कोई भी व्याकरण का नियम आपके माता पिता या फिर आपके परिवार के सदस्य या फिर आसपास के लोगों के द्वारा आपको व्याकरण का नियम नहीं बताया गया था, तो यह अचेतन प्रक्रिया होती है। अचेतन प्रक्रिया क्या हो जाएगा? भाषा अधिग्रहण, यानी भाषा का अर्जन यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर अगर हम लोग चर्चा करें, दूसरा दिया गया भाषा अधिगम। अधिगम का मतलब ही ये होता है कि प्रयास के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी यहां तो हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयास करने के लिए हमें चेतन होना पड़ेगा, तो यानी कि कॉन्शस होना पड़ेगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में अचेतन की बात की गई थी। तीसरा देखिए, भाषा शिक्षा। भाषा को सीखने के दौरान भी हम चेतन अवस्था में होते हैं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। भाषा अध्यापनम, तो भाषा अध्ययन अध्यापन के दौरान भी बच्चा सक्रिय होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, भाषा अर्जन या फिर भाषा अधिग्रहण। इसके दौरान बच्चा व्याकरण के नियमों को सीखने के लिए चेतन अवस्था में नहीं होता है। अचेतन अवस्था में नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षणे निम्नलिखितेषु किम सहायकम नास्ति, यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है। निगेटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, छात्राणाम प्रेरणम, यानी कि छात्रों का प्रेरणा, यानी कि अगर छात्र इंटरनली मोटिवेटेड है या फिर बाहर से उसको मोटिवेशन दे रहा है, तो दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेरित होगा उस भाषा को सीखने में। ये तो यानी कि ये तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, सहायक परिवेश, यानी कि एक ऐसा परिवेश, एक ऐसे इन्वायरमेंट की बात की जा रही है जो कि बच्चे को भाषा सीखने में मदद कर रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि उसको एक तरीके से रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। रिच इन्वायरमेंट मतलब कि समृद्ध परिवेश प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बच्चे को भाषा सीखने में मदद कर रहा है। तो बच्चे अपने आसपास के परिवेश को देखकर उसी प्रकार से अनुक्रिया भी कर रहे होते हैं। एक तरीके से वो उसके लिए स्टिमुलस का काम करता है, और उसी के हिसाब से बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सहायक परिवेश होता है वो बच्चे को सीखने में मदद करता है। इसीलिए आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो बाउंड्री से लेकर के दीवार के कक्षा के विभिन्न दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स लगे होते हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं। वो क्यों बनाया गया रहता है? ताकि बच्चे को एक रिच इन्वायरमेंट दिया जाए चीज़ों को समझने के लिए, भाषा को सीखने के संदर्भ में। आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर बिल्ली का चित्र बना रहता है, कार्टून्स बने रहते हैं, और बिल्ली के आगे बड़ा सा सी लिखा रहता है। तो सी यहाँ पर क्या है? भाषा है। भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, अल्फ़ाबेट है। तो बच्चे को भाषा सिखाने के लिए उसके परिवेश से जोड़ करके बताया जाता है। तो जो कुछ भी इन्वायरमेंट, रिच इन्वायरमेंट होगा, वो बच्चे को हेल्प करेगा भाषा सीखने के संदर्भ में। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था।
पहला देखिए, भाषाया बहि संपर्क, यानी कि भाषा का बाहर से संपर्क की बात की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में विद्यालय के बाहर ही सीखा था, भाषा का अर्जन किया था, फर्स्ट लैंग्वेज सीखा था, उसी प्रकार से हमेशा जिंदगी भर बालक विद्यालय में नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो बाहर जाएगा, बाहर के संपर्क से बाहर संपर्क करेगा। तो वहां पर क्या होगा कि बच्चा जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा, यानी कि कक्षा में वो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत भाषा को सीख रहा है, अब उस व्याकरण के नियमों का वो प्रैक्टिकल यूज कहाँ कर पाएगा? जाहिर सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे ही तो विद्यालय में बिताएगा, उसके बाद के जो घंटे हैं वो अपने घर पर अपने परिवेश में बिताएगा, अपने दोस्तों के बीच बिताएगा। तो उसका जो लैंग्वेज वो ग्रामर के अंतर्गत सीख रहा है विद्यालय में, अगर उसका बाहर संपर्क करे, यानी बाहर कम्युनिकेशन करने में यूज करे, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्प करेगी भाषा सीखने में। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, त्रुटिनाम प्रति असहिष्णुता, यानी कि कहा जा रहा है कि त्रुटियों के प्रति टीचर जो है वो बिल्कुल रिजिड है कि नहीं, तुमने गलती कैसे कर दी। अगर हम लोग इसको फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे एज ए टीचर त्रुटियों के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं सहायक नहीं होगा और निगेटिव सेंस में देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गलतियां होती हैं वो भी एक तरीके से सीखने का पार्ट है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मान लीजिए पिछली बार आप सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, सीटेट की परीक्षा में पिछली बार मान लीजिए आप सम्मिलित हुए थे और उस दौरान आपने प्रयास किया, बावजूद इसके आप असफल हो गए, तो आप असफल हो गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए सीटेट की परीक्षा में, तो ये आपकी त्रुटि बोली जाएगी। बावजूद इसके आपने व्यवहार में जरूर कुछ परिवर्तन हुआ होगा कि पिछली बार मैंने ये गलती दोहराई थी और इस बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा, इस गलती को नहीं करूंगा क्योंकि इसी की वजह से पिछली बार मैं असफल हो गया था। तो आपने प्रयास किया था पिछले बार भी, और उस प्रयास के बदौलत आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि अब मुझे ये गलती नहीं दोहरानी है। तो भले ही आप असफल हो गए थे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, आपकी त्रुटि थी, बावजूद इसके आपके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ। और अधिगम का परिभाषा ही ये कहता है कि आपके प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। यानी भले ही आप असफल थे, भले ही आप त्रुटि किए थे, बावजूद इसके आपका भी अधिगम हुआ, यानी त्रुटियां भी अधिगम का पार्ट होती हैं। और इसके प्रति हमें सहिष्णु होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि रिजिड होना चाहिए। विकल्प नंबर 2 यहां पर निगेटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रवण भाषीयता, जिसे अंग्रेजी में ऑडियो लिंगुअल कहा जाता है, निम्नलिखितेषु कतमम महत्वम ददाति, यानी कि निम्नलिखित में से किस पर महत्व देती है? तो ऑडियो लिंगुअल यानी ऑडियो, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, तो उसके माध्यम से हम लोग ऑडियो सुनते हैं, तो वो क्या करता है? सुनने पर, श्रवण पर और भाषणम च, यानी सुनने पर और बोलने पर महत्व देता है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कस्मिन् पक्षे छात्रः स्वानुभावम आश्रित्य नवीन ज्ञानम निर्माति, यानी कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष ये मानता है कि बच्चे अपने स्व, यानी कि अपने खुद के अनुभव पर आधारित होकर के नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 विकल्प आपको पॉजिटिव लग सकता है, पहला तीसरा एक संरचनात्मक पक्ष और पहला निर्माणात्मक पक्ष। संरचनात्मक पक्ष यानी संरचनावाद की बात की जा रही है। संरचनावाद भी एक तरीके से मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो 2 भागों में बटा हुआ है, एक जीन पियाजे का, दूसरा लेव वाइगोस्की का, क्योंकि दोनों संरचनावाद से ही जुड़े हुए हैं और दोनों सबसे बड़े समर्थकों में से माने जाते हैं। लेकिन लेव वाइगोस्की जहां ये मानते थे कि बच्चे दूसरों से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, यानी दूसरों से बातचीत करके सीखते हैं, और जीन पियाजे ये मानते थे कि बच्चे खुद करके सीखते हैं। तो जो जीन पियाजे वाला था वो ये मानता था, वो उनका ये मानना था कि बच्चे अपने अनुभव से सीख रहे हैं। क्यों अनुभव से सीख रहे हैं? क्योंकि जब खुद करेंगे तो उनको अनुभव होगा, और क्योंकि जब आप कुछ करेंगे तो आप किसी ना किसी रिजल्ट पर तो पहुंचेंगे ना, यानी आपको कुछ ना कुछ अनुभव हुआ, उस अनुभव को आधार बनाते हुए वो नए ज्ञान का निर्माण करता है। ये जीन पियाजे मानते थे। और लेव वाइगोस्की ये मानते थे कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके समाज में अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो संरचनात्मक पक्ष में 2 पक्ष बटा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसे संकुचित मानेंगे, क्योंकि जीन पियाजे के हिसाब से तो ये सही हो जाएगा, लेकिन लेव वाइगोस्की के अनुसार ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसे संकुचित मानेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, निर्माणात्मक पक्ष। निर्माणात्मक पक्ष का मतलब कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है। देखिए, निर्माण कर रहा है, स्वयं कर रहा है, और किस पर आश्रित होकर के? स्व अनुभव के आश्रित होकर के। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, तीसरे वाले में सिर्फ इसलिए मैं इसको गलत मान रहा हूं क्योंकि जो लेव वाइगोस्की थे वो स्व अनुभव से ज़्यादा अंतःक्रिया पर जोर देते थे, और वो भी संरचना से जुड़े हुए थे, संरचनावाद से जुड़े हुए थे, तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए संरचनात्मक पक्ष यहाँ पर थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा, और निर्माणात्मक पक्ष यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठन योग्य तासु विहंगम दृष्टिपातः अस्ति, यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि जिसे अंग्रेजी में स्कीमिंग बोलते हैं, स्कीमिंग का हिंदी में अर्थ होता है एक तरीके से ऊपर ऊपर तैरना,
उस सेंस में है। तो ये कहा जा रहा है कि ये क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर अब अगर हम लोग लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड पढ़ने लगे तो पूरा एक न्यूज़पेपर शायद ही हम खत्म कर पाए पूरे एक दिन में। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उसका मेन थीम जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा गया है, इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। तो राइट कॉर्नर पर कुछ मोटे हेडिंग्स में इस प्रकार से बॉक्स में लिखा गया रहता है, वो एक तरीके से सारांश के तौर पर दिया गया रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे पहले पढ़ते हैं, और अगर इसके बाद भी अगर हमें पढ़ने की इच्छा है तो थोड़े थोड़े बीच बीच में से मेन पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। यानी कि हमारा एम क्या होता है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उसका सारांश जानना, और उसका सारांश जानने के लिए हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, यानी ऊपर ऊपर केवल चीजों को बारे में जान रहे हैं सारांश समझने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, पाठ्य मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातुम प्रयुक्त विधि, यानी कि पाठ का मुख्य विचार या फिर सामान्य विचार यानी थीम क्या है, उसका सारांश क्या है, उसकी बात की जाती है स्कीमिंग में। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूलभूतम तथ्यम अथवा प्रस्तावना यत विश्वास व्यवस्थया व्यवहारस्य अथवा तर्क श्रृंखलायाः आधारो भवति कथ्यते, यानी कि कहा जा रहा है कि मूलभूत तथ्य यानी फैक्ट्स या फिर तर्क श्रृंखला यानी कि तर्कों का एक श्रृंखला जिस पर कई व्यवहार आधारित होते हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत क्या होता है, मूलभूत तथ्य होता है, फैक्ट होता है, जो कुछ भी पहले से सिद्ध किया जा चुका है। जैसे कि हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रमेय पढ़ रहे होते हैं, थियरम पढ़ रहे थे, तो सिद्धांत ही तो है, यानी उसको पहले से प्रूफ किया गया और एक नियम के अंतर्गत उसको सिद्धांत बना दिया गया। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसमें तर्कों की श्रृंखला पाई जाती है। आप तर्क के आधार पर उस थियरम को, उस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सिद्धांत इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अध्यापन विधि निर्देशिती, यानी कि अध्यापन विधि क्या निर्देशित करती है। अध्यापन विधि यानी कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये बताती है अध्यापन विधि। तो ऑप्शन नंबर 1 में इसी की बात की गई, कथमम यानी कि कैसे, पाठयित्वयम कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ये हमें अध्यापन विधि बताती है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषायाः अध्यापने अभिनयः प्रहेलिकाः समस्याः प्रश्नोत्तरम इत्यादयः कथ्यते, यानी कि भाषा के अध्यापन के दौरान विभिन्न प्रकार के रोल प्ले के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से, समस्याओं के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, ये सभी क्या कहलाएंगे, तो ये सभी अध्यापन प्रविधि कहले जाते हैं। ठीक है, अध्यापन प्रविधि यानी कि शिक्षण प्रविधि जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी बात करता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समेकित जिसे अंग्रेजी में समेटिव कहते हैं, मूल्यांकन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, समेटिव यानी कि इसे एक और नाम से जानते हैं, योगात्मक मूल्यांकन के नाम पर। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, आपके एक विशेष अवधि समाप्त होने के बाद से, जैसे कि एक सत्र पूरा कंप्लीट होने के बाद से, एक सेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद से जो बच्चे का फाइनल एग्जाम होता है, उसे ही योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन में बच्चे के बारे में निर्णय लिया जाता है कि ये पास है अथवा फेल है। अब वहां पर बच्चे को उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी उसको समस्या आ रही होगी उसके बारे में सिखाया नहीं जाएगा। जो कुछ भी सिखाना था उसको साल भर के सत्र के दौरान सिखा दिया गया है। अब उसका डिसीजन बताना है कि बच्चे ने कितना सीखा है, यानी अधिगम का आकलन सीधे तौर पर आप समझ लीजिए। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है, अधिकम निर्मात्मकम भवति तथा अधिकम पुनर्निवेशम प्रददाति। पुनर्निवेश यानी कि फिर से पढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जो समेटिव असेसमेंट होता है, जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, उसमें अब डिसीजन सुनाना है कि बच्चा पास है या फिर फेल है। उसको अगर कुछ गलती किया तो उसको फिर से सिखाना नहीं है, अगर फेल है तो फिर से उसी कक्षा में रह जाएगा, और अगर पास है तो अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा। तो पुनर्निवेश यहां पर नहीं होता है समेटिव असेसमेंट में, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है, जिसे हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यालयेषु साप्ताहिकीम परीक्षा विदधाति। साप्ताहिकी परीक्षा यानी कि हर सप्ताह में जो परीक्षा होती है उसे हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से या फिर हर हफ्ते बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है कि कहीं बच्चे को जो कॉन्सेप्ट सप्ताह भर में सिखाया गया कहीं उसमें दिक्कत तो नहीं आ रही है, और अगर दिक्कत आ रही है तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बच्चे को फिर से निवेश दिया जाएगा, यानी फिर से कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और प्रश्न हमसे समेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रस्य प्रगति विषय केंद्रितम भवति, यानी कि कहा जा रहा है कि छात्र के प्रगति के विषय के आधार पर यह केंद्रित होता है समेटिव असेसमेंट, तो ये गलत है, क्योंकि प्रगति जैसे शिक्षण में या फिर अधिगम में क्या प्रगति है अब उसको नहीं बताना है, अब कितना सीख चुका है,
कितना सीखा है अथवा नहीं सीखा है, फाइनल डिसीजन देना है। प्रगति तो एक रेगुलर प्रोसेस है ना, कि हाँ कितना कैसे प्रोसेस चल रहा है, कैसे बच्चा प्रोग्रेस कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है। तो ये रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात में प्रगति आती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। एक ही विकल्प बचा, विशेष कालावधौ। विशेष कालावधौ छात्रस्य योग्यतानां निर्णयम करोति। विशेष कालावधौ मतलब कि एक विशेष काल के अंत में, यानी कि एक सत्र के अंत में जो छात्रों की योग्यता है उसका निर्णय लेना कि वो पास है या फिर फेल है, इसे हम लोग बोलते हैं योगात्मक आकलन, समेकित आकलन, और अंग्रेजी में समेटिव असेसमेंट। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।